बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद नावल यार सितमगर, जिसकी राइटर है नीलम रियासत, उसकी ये 5वीं एपिसोड है। और यकीनन आप लोग इस नावल को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे। यार मैं इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इस तरह के नावल मेरे मोस्ट 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 फेवरेट नावल्स होते हैं। और इस तरह के नावल ज़्यादातर इकरा सगीर अहमद के नावल्स होते हैं। और इस तरह के जितने भी सारे नावल्स हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। और नीलम रियासत बहुत बहुत अच्छा लिखती हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी 5वीं एपिसोड को बगैर किसी देर के। कमरे में ठंड महसूस करके उसकी आंख खुली थी। वो उठकर बैठा और नेम वह आंखों से ही पैरों की जानिब पड़ी टोकरी से एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा उठाकर तकरीबन बुझती हुई आग के ऊपर रख दिया। लेटने से पहले अमल को देखने के लिए गर्दन घुमाकर उसके बिस्तर पर नज़र डाली और खाली देखकर हैरत हुई। ये इतनी जल्दी उठ गई है। उसको लगा वॉशरूम गई होगी, इसलिए लेटकर इंतज़ार करने लगा। जब इंतज़ार 15-20 मिनट से ज़्यादा हो गया तो वो बिस्तर से निकल खड़ा हुआ। ना सरहाने रखी जैकेट मिली, ना चप्पल जूता। बैग खोलकर अपना एक स्वेटर निकाल कर पहना और बंद जूतों में पैर फंसाकर बाहर आया। धूप पूरी तरह निकल चुकी थी, मगर बाहर खामोशी थी, जैसे घर वाले सब अपने काम काज को निकल गए हों। एक हाथ मुंह पे रखकर जमाई लेने के बाद उसने अपना बाजू सामने करके वक्त देखा। सुबह के 9 बज रहे थे। चलता हुआ थोड़ा आगे आया तो एक छोटी सी बाड़ की ओर में गुलफशा बर्तन धोती नजर आई। वो भी उसको देख चुकी थी। मुस्कुरा कर बोली, भाई तुम उठ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अभी सब सो रहे हैं? अफशा मुस्कुराई। इस घर में कोई 6 बजे के बाद सोता मिल जाए तो मैं शुक्र ना अदा करूं। सब खेत को गए हुए हैं। आलू तैयार हो गया ना, उनकी पटवाई हो रही है। सब मिलकर चुनने गए हैं। ओह अच्छा, यानी मैं बहुत देर तक सोता रहा हूँ। क्या अमल भी वहीं गई है? नहीं, अमल तो सुबह 5 बजे ही बाहर आ गया था। फिर उसने बताया कि वो तो सारी रात सो नहीं पाई। अजनबी जगह होने की वजह से डरती रही है। मैंने उसको बीबी के पलंग पे सुला दिया। अभी वहीं सो रही है। ओह अच्छा, मुँह धो के नाश्ता कर लो भाई। नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद खा लूँगा, अगर आपको तकलीफ़ ना हो। गुलफशा खुलकर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे क्या तकलीफ़ होनी है? जब तुम्हारा जी करे तब खा लेना। अच्छा है, तब तक तुम्हारा बीवी जाग जाएगा, इकट्ठे खा लेना। फाज मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। घर की ओर से निकला तो दूर से वो खेत नजर आया जहाँ सारा खानदान मिलकर काम कर रहा था। वो ऐसा सीन था जैसे किसी मैगजीन की तस्वीर हो। हर तरफ हरियाली और पानी के झरनों में घिरा इलाका, बीच में पत्थरों से बने मकान, जंगली घास फूल और झाड़ियों के दरमियान पगडंडी पे चलता हुआ वो दरिया की तरफ निकल आया, जो रात को तो बड़ा खौफनाक मंजर दे रहा था, मगर इस वक्त बहुत खामोशी से बहता चला जा रहा था। कहीं कहीं गहराई कम होने की वजह से पत्थर नज़र आ रहे थे। जिस पुल पर से वो गुजरे थे वो ऊंचाई पर था, मगर यहाँ से दरिया का किनारा ज़्यादा ऊंचा ना था, मगर चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी। किनारे किनारे चलता वो काफ़ी आगे निकल आया। परिंदे चहचहा रहे थे। दोपहर का ज़मीन का हुस्न पूरे अरूज पर था। यहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा गहरे हो गए थे। वो रुक गया, क्योंकि अगर कोई जानवर निकल आता तो उसके पास तो बचाव के लिए कोई हथियार भी नहीं था। एक दरख्त की लंबी सी टहनी को तोड़कर उसके पत्ते वगैरह उतारता आगे बढ़ाया। जो दरख्तों के झुंड के अंदर जा रहा था, शोर की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। दरमियान में जाकर माजरा खुला। ऊपर पहाड़ से पानी का झरना बहता हुआ यहाँ से गुजरकर आगे दरिया में गिर रहा था। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था, हाथ में पकड़ी छड़ी एक तरफ रखकर। पहले अपनी जर्सी के बाजू फोल्ड किए, फिर अपनी शर्ट के झरने के ऐन नीचे गया। पत्थरों पर एहतियात से कदम जमाकर ठंडे ठार पानी को अपने हाथों के प्याले में भरा। पहले कुली की, जिससे अंदाज़ा हो गया कि पानी मीठा है, फिर मुंह धोया। इसके बाद पानी पिया। एक टहनी तोड़कर उसने मसवाक के तौर पर इस्तेमाल की। दांत साफ करने के बाद दोबारा से कुली करके वापसी गिरा ली। छड़ी वाले हाथ को पुश्त पे बांधे लंबे लंबे डग बढ़ता चल रहा था, जब एकदम से सामने 3 बच्चों ने आकर रास्ता रोक दिया। धूप तो अब निकली हुई थी, मगर इसके बावजूद, क्योंकि ये जगह पहाड़ों के ऊपर थी, इसलिए हवा बहुत तेज़ और ठंडी ही रहती थी। तुम कौन हो और हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? लड़के के सवाल पर फाज मुस्कुराया। मेरा नाम फाज है और मैं ज़हीन बच्चों का दिमाग चोरी करके उसका अचार डालकर खाता हूँ। अब जल्दी से बताओ, तुम तीनों में से ज़्यादा ज़हीन कौन है? बड़े दोनों की शक्ल पे खौफ के साए नजर आए, मगर सबसे छोटे पीस ने उसको हैरान किया कि दोनों हाथ हवा में उठाकर बोली, उठा लो। फाज ने ताज्जुब से उसको देखकर पूछा, क्यों जी, क्यों उठाऊं? वो मुँह बसोर कर बोली, मैं थक गई हूँ। तो मैं क्या करूँ? चलो शाबाश, जैसे आई हूँ वैसे ही वापस चलो। बड़ी आई, थक गई हूँ। अगर था या नहीं तो मैं रोने लग जाऊंगी, तो शौक से रो।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े बहन भाई ने सर नफ़ी में लाकर एक तरफ से उसको खबरदार किया। फाज ने पूछा, क्या ये सर क्यों हिला रहे हैं? तुम नहीं चाहोगे कि ये रोने लगे? इसका नाम सहर है और ये बहुत बड़ा रोती है, बुरा रोती है, इसलिए इसको उठा लो। फाज ने तीनों को घूरा, फिर राज से पूछा, तुम लोग कोई जिन भूत तो नहीं हो? यूँ अचानक से कहाँ से टपके हो? वकास ने बड़ी बुर्दबारी से कहना शुरू किया, मेरा नाम वकास है, मैं जिन नहीं हूँ तो फिर क्या हो? फाज के सवाल का जवाब वकास की बजाय सहर ने दिया, ये बंदर है। फाज का कहका ज़बरदस्त था। सहर से पूछा, अगर ये बंदर है तो तुम क्या हो? इस दफ़ा जवाब वकास ने दिया, ये बंदरी है। फाज ने हंसते हुए सहर से पूछा, उठाओ या चल रही हो? उसने झट बाजू ऊपर किया। उठाओ। फाज महफूज होते हुए बोला। वाह क्या एटीट्यूड है मलका आलिया। फाज ने उसको उठाया मगर पूरी एक्टिंग करके। क्या खाती हो तुम, लड़की हो या आटे की बोरी हो? उफ मेरी कमर गई, मेरे सितारों में गर्दिश है, एक के बाद एक लड़की यही फरमाइश कर रही है, मुझे उठा लो। उसके दुहाई देने पर वकास बोला, तुम मर्द है या बच्चा है? फाज ने भी उसके अंदाज में पूछा। तुम क्या है? वकास सीना चौड़ा करके बोला, मैं तुम मर्द है। फाज ने उसकी अनाप पर वार किया। ये कैसा मर्द है जो 1.5 फुट का है? वकास ने वही रुक कर ऐलान किया, तो मुझे पसंद नहीं आया, तुम बहुत फजूल है। लड़कियों ये तुम्हारा क्या लगता है? दोनों बहनें नाक चढ़ाकर बोली, हमारा भाई है। फाज ने अगला सवाल किया, क्या इसकी ज़रूरत है? नहीं तो मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं इधर दरख्त के ऊपर बांध देते हैं, क्या ख्याल है? मधिया मायूसी से बोली, हमारे पास इस वक्त रस्सी नहीं है। फाज ने दरख्त का जायज़ा लेते हुए कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको तो मैं बेल के साथ ही बांध दूंगा। फाज ने आटे की बोरी को कमर से उतार कर वकास की जानिब हाथ बढ़ाया। फिर क्या था, वकास ने वापसी का रुख किया और अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। उसकी बहनों के साथ फाज के कहके ने भी उसका पीछा किया। घर आकर उसको पता चला कि दोपहर के खाने का वक्त था, इसलिए बच्चों को उसको लेने के लिए भेजा गया था। धूप में घास पे कालीन डालकर उस पर दस्तरख्वां लगाया हुआ था और नदीम का सारा ख़ानदान वहाँ मौजूद था। फाज ने सबको सलाम किया और सहर को कमर से नीचे उतारे हुए कहा, नदीम भाई तुम्हारे बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़हीन है। नदीम शुक्रिया क्या अदा करता, इससे पहले ही उसका बेटा बोल उठा, बाबा इसकी बात मत मानना, ये बहुत ख़राब आदमी है। ये कहता है ये ज़हीन बच्चों के दिमाग चोरी करके उसका अचार बनाकर खाता है। कसम खुदा पाक की, मदिहा से पूछ लो, उसने अभी वहाँ दरिया के किनारे ऐसा बोला है। सब हंसने लगे सिवाय अमल के। वो एकदम संजीदा चेहरा लिए बैठी थी। सूजी आंखों से साफ पता चल रहा था कि अभी सोकर उठी है। वो आकर उसके बराबर बैठ गया। सरगोशी में पूछा, तुम ठीक हो? अमल का दिल मज़ीद उदास हुआ। उसकी जानिब देखे बगैर बोली, मुझसे ऐसे सवाल ना किया करो जिनका जवाब तुम पहले से जानते हो। फाज ने जानबूझकर अपना घुटना उसकी टांग के ऊपर रखा। पैर का दर्द कैसा है? शीरी जो उन दोनों को मुस्कुराती नज़रों से देखते हुए पूछने लगी। तुम दोनों की शादी कब हुई? अमल ने सिर मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। जवाब फाज को देना पड़ा। 1 माह पहले। नदीम ने एक दफ़ा फाज का अपने वालिदैन और दादी से तारुफ करवा दिया। बच्चों से वो मिल ही चुका था। हल्की फुल्की गुफ्तगू के दौरान खाना खाया गया, जिसके बाद अफशा और शीरी ने बर्तन वगैरह उठाए, जबकि बीबी ने वहीं कोयलों पे जड़ी बूटियों का कहवा बनाया। वकास काहे बगाए फाज को घूरी से नवाज रहा था, जिस पे फाज ज़ेरे लब मुस्कुराता रहा। वकास दूसरी तरफ से आकर अमल के साथ लगकर बैठा और राजदारी बरतते हुए बोला, अगर तुम कहो तो मैं बबली को बोलकर इसको गायब करवा सकता हूँ। बबली ने एक दफ़ा इतना बड़ा खरगोश अकेले ही खा लिया था, उसको भी 2-3 दिन में खा ही लेगा। अमल ने उससे भी ज़्यादा संजीदगी से पूछा, इसके अलावा कोई और रहा नहीं जो इससे तेज़ हो? फाज के अलावा नदीम और उसका बाप भी राज भरे दुख सुख सुनकर महसूस हो रहे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद वकास बोला, जब ये सो रहा होगा इसको दरिया में फेंक सकते हैं। अमल ने फौरी इत्तफाक करते हुए कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। सबसे बुलंद कहका फाज का था। सहर आकर अमल की गोद में बैठने की कोशिश में थी। अमल डर गई क्योंकि सहर के वज़न से उसके पैर पर असर पड़ना था। फाज ने उसको दरमियान में ही अचक लिया। हेलो मैडम, आप किधर जा रही हैं? ये बालों में क्या लगाया हुआ है? सहर ने अपने गोले गोले से हाथों से बालों को छुआ और मुस्कुरा कर बोली, फूल हैं। फाज ने उसके फूलों को मज़ीद सेट करते हुए कहा, क्या मेरे बालों पर भी लगा सकती हो? सहर ने जोश से पूछा। फूल लगाऊँ? फाज ने जवाब दिया, हाँ। सहर खुशी खुशी उठकर फूल लेने चली गई। साथ उसने अपनी बहन को भी दावत दे दी। फाज उनको भूल कर कहवा पीने के साथ साथ नदीम के साथ बातें करने लगा। आप लोगों की ज़मीन ज़रई है, नदीम के वालिद बताने लगे। नहीं, रेतली और पथरीली ज़मीन है। हमने थोड़ा सा हिस्सा सेट किया हुआ है,
जहाँ पे सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं। फाज ने मज़ीद पूछा, क्या अच्छी काश्त होती है? गुजारा हो जाता है। जानवरों के चारे का इंतज़ाम कैसे होता है? वो अल्लाह कर देता है, बहुत बड़ी मिकदार में जंगली घास होती है। उसके अलावा मकई काश्त कर लेते हैं। सहर अपनी झोली भर के फूलों के साथ वापस आए। मदिया ने छोटा सा वॉलेट उठाया हुआ था। नदीम उनको देखते ही बोला, लो भाई, तुम्हारा तो शामत आ गया। ये लोग अब तुम्हारे बालों में फूल ही नहीं, मुंह पर मेकअप भी करेगा। हिम्मत रखना, ये अपने मामू के साथ भी ऐसा ही सलूक करती हैं। उसी ने उनको ये सब दिलवाया हुआ है। फिर वो बेटियों को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, चाचू को तंग मत करो, लड़के मेकअप नहीं करते हैं। अमल के लबों पे पहली दफ़ा मुस्कुराहट उभरी। नदीम से बोली, भाई मत मना करें, खैर है, बच्चियाँ हैं, उनको अपना मामू याद आ रहा होगा, उनको अपना शौक़ पूरा कर लेने दें। साथ ही उसने फाज के हाथ पे अपना हाथ रखकर मसनूई तस्दीक करवानी चाहिए। है ना जान, आपको तो कोई एतराज़ नहीं है ना? फाज ने दांतों तले लब दबाकर अपनी हंसी रोकी और बोला, बड़ी तेज़ हो, जान बोलकर छुरी चलाने के लिए बकरा तैयार कर रही हो। नदीम हंसते हुए बोला, यार मैंने तो तुम्हें बचाने की कोशिश करना चाहिए, मगर अब अपनी बहन के आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। फाज ने कंधे अचकाते हुए नदीम का शुक्रिया अदा किया। अगले आधे घंटे की मेहनत से सहर और मदिया ने फाज को तैयार किया। वो जिसकी अपनी भतीजियाँ भांजियाँ उससे फ्री होकर बात नहीं करती थी, क्योंकि वो बच्चों से दूर ही रहने वालों में से था। अजनबी बच्चियों ने उससे डरे बगैर उस पर मेकअप की सारी तरकीबें आजमा दी। आंखों के ऊपर गहरे नीले शेड, गालों पे शॉकिंग पिंक, और तो और होंठों पे सुर्ख शेड दिया। बालों की लंबाई इतनी नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने पिंस के साथ सारा सर फूलों से भर दिया था। उसकी दरगत पे सारी फैमिली के साथ अमल भी बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। रहा न गया तो क्या ही दिया। काश मेरे पास कैमरा होता, मैं ये यादगार लम्हात महफूज करके घर जाने पर ख़ानदान के व्हाट्सएप ग्रुप में नशर करती। किसी ने यकीन नहीं करना, कम अज़ कम मेरी दोस्त शिबी तो यकीन नहीं करेगी कि तुम जैसा सड़ियल बंदा इतनी शराफत से बच्चों के हाथों कार्टून बन सकता है। वो भी कब चौंकने वाला था, जवाब फ़ौरन आया, तुमने जान कहकर कुछ मांगा था, मेरी क्या औकात के ना करता। अमल ने उसको नए सिरे से घूरा, अगर ये बात है तो मैं तुम्हें 100 दफ़ा जान कहने को तैयार हूँ, अगर तुम मुझे मेरे घर ले चलो। फाज ने अमल के स्कार्फ के साथ लबों की लाली साफ करते हुए कहा, घर तो अब हम अपने ही जाएंगे, चच्ची चचा के घर मिलने के लिए जा सकोगी। अच्छा हुआ कि नदीम लोग अपने काम काज को निकल पड़े, वरना सब लड़ाई की तफसील से वाकिफ़ होते। अमल की आंख नम होने को तैयार थी, इसलिए रुख बदल लिया। जबकि वो कह रहा था, मैं सोच रहा हूँ लाहौर में फ़्लैट ले लें, क्या ख्याल है, यह घर लेना चाहोगी? अमल ने दांत पीसते हुए बात शुरू की। फाज औरंगज़ेब, ये किस कदर भयानक मजाक है। शादी में ज़बरदस्ती की जाए, अपने हकूक़ हासिल करने में ज़बरदस्ती की जाए, और जब ईंटों से बने मकान में रहने की बात आए तो मुझसे मेरी राय पूछो। क्या मरने वाला अपना कफन और कब्र खुद पसंद करता है? अव्वल तो मैं ज़्यादा देर तुम्हारी कैद में नहीं रहूँगी, पर अगर खुदा न ख्वास्ता तुम अपने मंसूबों में कामयाब हो जाओ ना, तो तुम्हारा घर मेरी कब्र होगी, जिस पर कभी मेरे नाम का कुतबा तक न लगाना। मैं चाहूँगी मेरी कब्र बिल्कुल नामालूम हो, ताकि कभी भूले से भी कोई मेरा तमाशा देखने को वहाँ ना आ सके। फाज ने माथा पीटा, फॉर गॉड सेक वुमन, तुम किस कदर ओवर ड्रामाई अंदाज में बातें करती हो। इतना भी कोई पहाड़ नहीं टूटा है, शादी हुई है, वो भी एक अक्लमंद बादशाह पढ़े लिखे इंसान से, प्लस करोड़पति भी है। एक लड़की को और भला क्या चाहिए? अमल उसकी बात सुनने के बाद कितनी देर तक बेयकीनी से उसकी शक्ल देखी गई, फिर बहुत तहम्मुल से बोली, अगर तुम पढ़े लिखे होने के साथ वाकई बाशऊर भी होते ना, तो मुझसे कम अज़ कम ये ना कहते कि कोई पहाड़ नहीं टूटा है। तुम्हारे साथ किसी ने यूँ किया होता, तब मैं देखती तुम कैसे उस इंसान के साथ सुकून से रहते। अगर तुम मुझे घर नहीं लेकर जा सकते तो मेरे साथ कम से कम बातचीत करो, क्योंकि जब जब मुझे अपने नुकसान का गम ज़्यादा महसूस होता है, तब तब मुझे तुमसे मज़ीद नफ़रत महसूस होती है। फाज एकदम से मौजू बदलते हुए बोला, यार उनके बच्चे तो हद से ज़्यादा मिलनसार हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि पहली ही मुलाकात में बच्चे इतने एतमाद के साथ आपसे बातचीत करें। वो मदिया और सहर को जताते हुए बोला, वकास बिल्कुल ठीक कहता है, तुम दोनों बंदरिया ही हो। दोनों ने बुरा मनाया। मदिया बड़े मदलल अंदाज में पूछने लगी, आप वकास की टीम में है या हमारी टीम में है? वही निमदराज होते हुए पूछने लगा, ये टीमें कब बनी है? मिले हुए अभी 8 पहर नहीं हुए और ये टीम कैसी? मदिया ने जैसे उसकी अकल पे मातम किया। आपने देखा नहीं, वकास ने आपके मुकाबले में अमल आप ही का साथ दिया है। वो दोनों मिलकर आपको दरिया में फेंकने की बात कर रहे थे, अब सोच रही। फाज ने हामी भर ली। अमल उठकर जाने लगी तो फाज ने मदद मांगी, मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है, क्या बालों में लगाई गई बलाएं उतार सकती हो?
अमल साफ इनकार करना चाहती थी, मगर सहर और मदीहा पे तरस आ गया, क्योंकि अगर अमल ना मदद करती तो वो यकीनन उनसे मदद मांगता। फाज उठकर बैठा और सर अमल की तरफ झुकाया। अमल ने पहले जायज़ा लिया, फिर एक एक करके पिंस निकालना शुरू किया। अपने सर से उतरकर गिरने वाले एक पीले फूल को फाज ने शुक्रिया के साथ अमल के कान के पीछे अड़साना चाहा, मगर अमल ने उसका हाथ थाम लिया। शाम तक वो वकास के साथ सारे फॉर्म पे लंगड़ाती रही, जिसकी वजह से रात का अंधेरा छाने तक उसका दर्द ना सिर्फ लौट आया था बल्कि पैर पे सूजन भी हो गई थी। बीबी ने अपने कहे के मुताबिक उसको जड़ी बूटियों की दवा बना कर दी। अमल ने खाने से पहले सूंघा तो खाना भी बाहर आने को तैयार था। उसने बेचारी सी शक्ल बनाकर फाज को मदद के लिए देखा। मैं ये नहीं खा सकती हूँ। बीबी की निगाहें फाज पे थी, उनको मुस्कुराहट से नवाज कर फाज ने उनको समझाना चाहा। रात को अगर तुम्हें दर्द ज़्यादा हो गया तो यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, और उन्होंने इतनी मेहनत से इतना कुछ पीस कर ये गोलियाँ तैयार की हैं। अच्छा नहीं लगता कि तुम यूँ इनकार करो। अमल इस वक्त भी बदला लेने से ना चौंकी। तुम इतनी इखलाकियात झाड़ते बिल्कुल अजनबी मालूम होते हो, वो बोला। तो ना मुझे इखलाकियात झाड़ने का मौका फराहम करो ना। दूध का गिलास पकड़ो और 2 सेकंड में दवा अंदर, काम ख़त्म। फाज ने कहने के साथ ही बीबी के हाथ से 2 काली स्याह गोलियां पकड़कर अमल के मुंह में डालकर दूध गिलास उसके मुंह से लगा दिया। फिर जो अमल ने कड़वाहट महसूस करके बुरी बुरी शक्लें बनाई, मगर जब बीबी ने घर के बने बाम से उसके पैर पे नरमी से मसाज करके ताज़ा पट्टी बांधी, अमल को बहुत सुकून महसूस हुआ। सुबह 5 बजे जब वो अपने कमरे से निकली थी, वापस नहीं गई। अभी भी फाज की सवालिया नज़रों को मुकम्मल नज़रअंदाज करती जाकर मदीहा और सहर के साथ लेट गई। एक तरह से फाज के साथ उसके कमरे में जाने से साफ इनकार था। बीबी हाथ धोने चली गई। फाज ने शीरी की नींद का ख्याल करते हुए धीमे से अमल से पूछा, ये क्या कर रही हो? देख नहीं सकते, सोने लगी हूँ। फाज ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा, अकेले में वहाँ मुझे डर लगेगा। अमल ने बड़े आराम से मशवरा दिया, तुम भी यहीं लेट जाओ, मुझे अभी नींद ही नहीं आई है, आ जाओ बाहर वॉक करते हैं। अमल ने बिस्तर के अंदर मजीद घुसते हुए कहा, इतनी रात को इतनी ठंड में कौन सी वॉक होती है? अमल, अभी सिर्फ 7 बजे हैं, खैर सो जाओ, मैं तो आग जलाकर तारे देखने लगा हूँ। फाज अपने कमरे से गर्म चादर लेकर बाहर खुले आसमान के नीचे निकल आया, जहाँ शाम को घर की खवातीन ने खाना बनाया था। वहाँ कुछ कोयले अभी भी दहक रहे थे। उसने कुर्सी के करीब खींची और कोयले को नंगा करके उनके ऊपर सूखी घास और खुक रख कर 2-3 दफ़ा फूंक मारी। धुनी दहकने लगी। साथ ही उसने लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े साथ लगा दिए। 2-3 मिनट तक धुनी मचती रही, फिर एकदम साफ आग जल उठी। नदीम बाड़े में जानवरों को बांधकर अभी आया था, इसलिए कुछ देर फाज के पास रुक गया। बबली भी उसके साथ था। नदीम ने जाने से पहले फाज को कहा, बबली इधर तुम्हारे पास ही रहेगा, कोई पता नहीं होता कोई जानवर ना इधर को निकल आए। ऐसा अमूमन होता नहीं है, पर फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये राइफ़ल भी इधर ही पड़ी है, सोने से पहले बबली को जानवरों के साथ बंद कर देना। फाज ने सरस बात में लाया, यार तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो यूँ अपने घर वालों के साथ रहने की इजाज़त दी। कैसी बातें कर रहे हो, उल्टा मेरे बच्चों ने तुम्हें इतना तंग कर दिया है। फाज हंसा, बच्चे तुम्हारे पूरे उस्ताद है भाई, मैंने 3 दफ़ा मुंह धोया है, फिर कहीं जाकर मेकअप से जान छूटी है। तुम्हारा बस एक बच्चा शरीफ है जो अपनी माँ की गोद में है, वरना बड़े वाले तीनों तो दहशत गर्द हैं। कौन मानेगा कि ये इस वीराने में पले बड़े हैं? नदीम हंसते हुए बताने लगा, यही तो वजह, वो सिर्फ यहाँ रहते तो शायद इतने तेज़ ना होते। सिर्फ इस साल अपने मामों को छुट्टी ना मिलने की वजह से ये लोग सर्दियाँ घर पे बिता रहे हैं, वरना ये हर साल 6 माह चीन रह कर आते हैं। उनका मामा वहाँ सफारत खाने में कोई नौकरी करता है, शायद कोई तर्जुमान मर्जुमान है। फाज दाद देते हुए बोला, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, अच्छा बच्चा है, ठीक है भाई, सुबह मिलते हैं। मुझे जल्दी उठना ना होता तो मैं ज़रूर आपके साथ बैठता। अरे शर्मिंदा ना करो भाई, शब बखैर। नदीम चला गया। थोड़ी देर तक वो और बबली अकेले बैठकर आग में देखते रहे। फिर एक दरवाज़ा खुला। छड़ी की आवाज़ पे फाज सर उठाए बगैर जान के आने वाली अमल ही है, क्योंकि नदीम की आवाज़ आई जो अमल से पूछ रहा था क्या वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, क्योंकि एक दफ़ा वो सो गया तो कहीं सारी रात दरवाज़ा खुला ही न रह जाए, क्योंकि वो तीनों कमरे एक लाइन में थे। अंदर से एक कमरे से दूसरे का रास्ता था। जी कर ले बंद। नदीम ने दरवाज़ा बंद कर लिया। फाज ने गर्दन मोड़कर देखा, वो वहीं खड़ी थी। अब आगे आ जाओ, वहाँ क्यों अकड़ गई हो? अमल ने सहमे हुए कहा, ये रीछ तुम्हारे पास क्या कर रहा है? उसका इशारा समझकर फाज ने मुस्कुराती नज़रों से बबली को देखा, जो बड़े आराम से अपने सामने पैरों पे सर रखकर बैठा आग सेंक रहा था। आ जाओ, कुछ नहीं कहेगा।
हाँ, तुम्हारा तो सालों का वाकिफ़ है ना। अगर अभी ये बुफर गया तो हमें इसका लुक़मा बनने से कौन बचाएगा। फ़ाज़ ने एक दफ़ा फिर गर्दन मोड़कर उस पर अचरती सी नज़र डाली। चलो तुम्हारे दूसरे पैर की कुर्बानी दे देंगे, इस तरह चोट भी जल्दी ठीक हो जाएगी। और इधर आकर बात करो, वहाँ तुम सोने वालों को तंग कर रही हो। अमल ने अगला हुक्म दिया। इसकी कॉलर पकड़ो फिर आऊँगी। ना, फ़ाज़ ने मुंह से पिचकारते हुए बबली को अपनी जाने मतवज्जे किया और उसको कॉलर से थाम लिया। अमल फिर भी बहुत दूर दूर से चक्कर काटकर फ़ाज़ के दाएं जाने पहुंची। फ़ाज़ ने बबली का कॉलर छोड़ दिया। वो अपनी जगह से उठा। बबली को खड़े देख कर अमल ने तीर की तेज़ी से कुर्सी फ़ाज़ के बराबर की और फ़ौरन बैठ गई। बबली जी ने पुरजोर अंगड़ाई ली और चहलकदमी करता हुआ आकर अमल के पैरों के पास अपनी साबका पोजीशन संभाल ली। अमल सांस रोक के आंखें फाड़े सब देख रही थी। फ़ाज़ के बाजू पे उसकी आईनी गिरफ्त उसके खौफ को बड़ी अच्छी तरह उजागर कर रही थी। फ़ाज़ हंसते हुए बोला, थैंक यू यार बबली, जो किसी से नहीं डरती थी तुमसे तो इसकी सिटी गुम कर दी है। वो बड़बड़ाई, ये यहाँ क्यों आया, इसने मुंह खोलना है और मेरा पूरा पैर इसका एक नवाला बनेगा। प्लीज़ इसको यहाँ से उठाओ। फ़ाज़ ने उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाते हुए कहा, अगर उसने तुम्हें कुछ कहना होता तो अब तक कह चुका होता। तुम सारा दिन बच्चों के साथ रही हो। पालतू जानवर ऐसी चीज़ों को बड़ा नोट करते हैं। अमल थोड़ी देर खामोशी से बबली का जायज़ा लेती रही, फिर उदासी से बोली, यहाँ किस कदर खामोशी है, अभी तो 8 भी नहीं बजे। ये लोग इतनी जल्दी कैसे सो जाते हैं, मुझे तो नींद ही नहीं आई। उल्टा माहौल की खामोशी से मुझे वहशत होने लगी है। फ़ाज़ ने अपने गिर लिपटी चादर को खोलकर एक पल्लू अमल के कंधों पर गिरा दिया। उनके पास रात को जागने का कोई सबब नहीं है ना। उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, रात को जल्द सो जाते हैं, सुबह जल्द उठ जाते हैं, जैसे हमारे गांव में ज़मींदारों के घरों में होता है। अम्मा भी उठने के मामले में ऐसी ही है। ये बहुत सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी है। अमल ने फ़ाज़ की जैकेट की हुड अपने सर पे की। टोपी पहने होने के बावजूद उसको ठंड लग रही थी। फ़ाज़ ने आग में एक और लकड़ी फेंकी। अमल उदासी से बोली, ईमान क्या कर रही होगी, क्या उसने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी। कोई भी अभी तक मुझ तक क्यों नहीं पहुंचा है। फ़ाज़ ने तहम्मुल से बताया, क्योंकि उन सबको तो तुम्हारा ख़त मिला है। तुम अपनी मर्ज़ी से आई हो और मैंने कल अब्बा से बात होने पर उनको हमारी शादी का बता दिया था। अमल को 100 वाट का करंट लगा। क्या तुम्हारी ताया अब्बू से बात हुई? कब? क्या उन्होंने मेरा नहीं पूछा? मुझसे बात नहीं करना चाहिए? तुम किस कदर नीच हो, कैसे मुझे बता रहे हो, जैसे मुझे कोई बड़ी बात ही नहीं है। फ़ाज़ उसके जज्बात से मुतासिर हुए बगैर बोला, तुम्हें सलाम कह रहे थे, तुम्हारी खैरियत भी पूछ रहे थे, तुमसे बात करने के लिए ख्वाहिशमंद भी थे, मगर मैंने बताया तुम होटल में सो रही हो क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पूछ रहे थे हम वापस कब आएंगे, मैंने कह दिया अभी 1-2 माह हम घूमना चाहते हैं। अमल कई पल उसका मुंह देखती रही, फिर रुख मोड़कर आग में देखने लगी। जब वो काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोली तो फ़ाज़ ने इस्तफ़ार किया, क्या सोच रही हो? अमल ने सर नफ़ी में लाया। वो मज़ीद बोला, कुछ तो सोच रही हो, गुस्सा नहीं करोगी? अमल ने कहा, क्या फ़ायदा, एक इंसान है ही बेहिस, तो उसके लिए तो आपका रोना धोना फ़कत एक तमाशा है। मगर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। फ़ाज़ खुश था कि वो बोल तो रही है ना, पूछो। अमल कहने लगी, अगर यही सब कुछ कोई तुम्हारी बहन के साथ करता तब तुम क्या करते? अगर मेरी जगह तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम किसी मर्द को ये इजाज़त दोगे कि वो तुम्हारी बेटी या बहन के साथ ज़बरदस्ती ब्लैकमेलिंग से शादी करे, धोखे से ताल्लुक़ कायम करे? फ़ाज़ बड़े आराम से कंधे अचका कर बोला, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे नेक बहनें दी हैं। अमल को थप्पड़ इतना ज़ोरदार महसूस हुआ कि शर्मिंदगी और बेयकीनी से उसके गाल दहक उठे और उस पल अमल ने दिल में अहद किया वो इस शख्स को कभी माफ़ नहीं करेगी। जबकि वो कह रहा था, बेटी जब आएगी उम्मीद करूँगा वो अपनी माँ जैसे वाहियात शौक़ पालने की बजाय अपनी दादी और नानी की तरह एक घरेलू और नेक लड़की होगी। अमल ने बहुत मुश्किल से अपने अंदर उठते गम और गुस्से के उबाल को छुपाते हुए बज़ाहिर तहम्मुल से कहा, फिर तुमने मुझ जैसी बुरी लड़की के बजाय एक नेक और घरेलू लड़की से शादी क्यों नहीं की है? वो बोला, हर मर्द की तरह मेरी भी ख्वाहिश तो यही थी, मगर कहीं काम ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए करने पड़ते हैं। मगर कोई पछतावा मुझे इसलिए भी नहीं है क्योंकि मर्द के पास तो दूसरी, तीसरी, बल्कि चौथी का भी चांस होता है। अब अगर कल को हमारे बच्चे होते हैं और तुम एक अच्छी माँ साबित होने की बजाय अगर अपनी अनाह को लेकर मेरी और अपनी ज़िंदगी अजीरन बनाने की कोशिश में रहोगी, तो जाहिर है मैं अपनी औलाद की परवरिश तुमसे नहीं करवाऊँगा, मैं दूसरी शादी को तरजीह दूँगा। अमल को लगा अगर कोई उसकी हथेली पर जलते कोयले रख देता तो शायद इतना दर्द ना होता। इस वक्त तो यूँ महसूस हो रहा था जैसे किसी ने पेट में छुरा घोंपकर बड़ी बेदर्दी के साथ गले तक काट दिया हो।
उस पल उसने खुद से एक और अहद किया, अगर खुदा ना ख्वास्ता वो इस रिश्ते से जल्द निकल ना पाए तो वो किसी सूरत भी वो दिन नहीं आने देगी जिस दिन वो उस शख्स के बच्चे की माँ बने। अमल से रहा न गया, गर्दन मोड़कर 2-3 दफ़ा फाज को देखा। क्या पता ऐसे संगदिल अल्फाज मजाक में कर रहा हो, मगर वो एकदम संजीदा था। वहीं बैठे बैठे अमल के दिल पर मोहर लग गई, मगर खुद से इतने बड़े अहद करने वाली को ये नहीं इल्म था कि उसकी असल आजमाइश अभी शुरू होनी थी। 2 हफ्ते नदीम और उसके घर वालों के साथ बिताकर वो बिल्कुल उनके साथ घुल मिल गए हुए थे। अमल का पैर ठीक हो चुका था, इसलिए वो सारे दिन में एक पल भी कहीं टिक कर ना बैठती थी, ताकि रात पहुंचने से पहले वो इतनी थक जाए कि रात को सिरहाने पर रखते ही सर वो बेखबर हो जाए, क्योंकि बसूरत देकर उसको फाज के साथ बैठना पड़ता था। मसला उसके साथ बैठने का भी नहीं था, मगर जब तन्हाई में थोड़ा सा कुर्ब मिलते वो अपना हक जताने से जो बाज नहीं आता था। अमल उन पलों से जान छुड़वाने के लिए कई दफ़ा सोने की एक्टिंग करती, मगर पकड़ी जाती। ऐसी सूरत में दोनों की 2 दफ़ा बहुत बुरी लड़ाई भी हो चुकी थी, जिसकी खबर गुल अफशा को भी हुई। उसने नदीम के आगे जिक्र किया, जिस पे उसने ये कहकर बात वहीं ख़त्म कर दी कि मियाँ बीवी में 100 दफ़ा मुँह मारी हो जाती, इसलिए किसी से इसका जिक्र करने की कोई कोशिश नहीं की। उनका ज़ाती मामला है, ये उनकी आम से 3 हफ्ते के बाद की बात है। 2 दिन से अमल को मुसलसल सर दर्द थी। उसको यही शक था कि ठंड लग गई है, क्योंकि एक दिन वो और तीनों बच्चे उनकी माँ समेत आबशार के ठंडे पानी में नहा कर आए थे। उसी शाम उसको ज़ुकाम शुरू हुआ, जो अगले दिन सर दर्द में बदला। तीसरे दिन बीबी ने उसकी नब्ज़ देखकर उसको जो बात कही, अमल को अपनी आंखों के सामने अंधेरा नज़र आया। अब वो कुछ कुछ बीबी की ज़बान समझने लगी थी, मगर फिर भी उसने जल्दी से शीरी से तस्दीक करवाई। शीरी बीबी ने अभी क्या कहा है? शीरी ने मुस्कुराते हुए उसको अपनी जानिब से खुशखबरी सुनाई। मुबारक हो मेरी जान, तुम अपने जिस्म में पहल दिनों का हमल उठाए हुए हैं। शीरी सब्ज़ी बना रही थी, जिससे हाथ रोककर अमल की पेशानी चूमकर शफ़क़त का इजहार किया। वो हौनको की तरह अपने दिमाग में अपने महाना तरीक़ों का हिसाब लगाते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? बीबी को गलत फहमी भी हो सकती है। मेरे 2 दिन ही तो मिस हुए और 1-2 दफ़ा से भला बच्चा थोड़ी होने वाला हो जाता है। बीबी उसको गौर से सुन रही थी, मगर जब शीरी ने बताया कि अमल क्या कह रही है तो दोनों माँ बेटी हंसने लगी। अफशा आई, शीरी ने उसको बताया, वो भी हंस लूट पूट हो गई। अपनी आंखों में आया पानी साफ करते हुए बोली, अमल तुम कितनी भोली हो। खैर पहले बच्चे की दफ़ा तो वैसे भी माँ को इतना कुछ पता नहीं होता है, मगर एक बात जान लो, हमारी बीबी बनी बनाई डॉक्टर है। जो अंदाज़ा लगाती हैं एकदम ठीक होता है। तो अगर बीबी ने कह दिया है कि तुम्हारा हमल है तो मान लो कि है। मैं अभी गुड़ की मिठाई बनाकर सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। अमल ने घबराकर उसको वहीं रोक दिया। नहीं नहीं खुदारा, आप किसी को कुछ मत कहना। तीनों वादा करो, फाज को भी नहीं बताओगे। आगे कोई बहाना ना सूझा तो कह दिया, मैं पहले कम से कम 1 हफ्ता इंतज़ार करके तस्दीक करना चाहती हूँ। इसके बाद मैं खुद फाज को बताऊँगी। वो उन तीनों के सामने से तो मुस्कुराकर हट गई। वहाँ से उठी और सिमत का तयन किए बगैर लंबे लंबे डग भरती चलती चली गई। बार बार आंखों के सामने धुंध छा जाती, जैसे कमीज़ की आस्तीन में जज्ब करती जाती। फाज और नदीम दरिया से मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल लगाकर बैठे हुए थे। इस सरसे में जहाँ अमल के चेहरे पे ताज़ा आबो हवा ने शगुफ्तगी छोड़ी थी, वहीं फाज का चेहरा पहले से भरा भरा सा हो रहा था। यह शायद बढ़ी हुई दाढ़ी और बालों का असर था। फाज ने घर की मुखालिफ सिमत में जाती अमल को हैरत से देखा। ये उधर किधर जा रही है? उसकी आवाज़ पर नदीम मतवज्जे हुआ। अमल की सपीट देकर बोला, कहीं ये बच्चों को तो नहीं ढूंढ रही? उसको आवाज़ दो कि बच्चे इधर हैं। फाज ने आवाज़ लगाई, मगर ना वो चौंकी, ना रुकी, ना मुड़ी। फाज को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। जैसे ही अमल दरख्तों के पीछे गायब हुई, वो जाल का सिरा नदीम के हवाले करते हुए बोला, ये पकड़ो यार, ज़रा मैं देखूँ इसको क्या हुआ है। पहले तो बड़े बड़े कदम उठाए, मगर जब देखा कि उसके और अमल के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है तो दौड़ लगा दी। 5 मिनट में उसको जा लिया, मगर जहाँ पर उसको खड़े पाया वो मंजर फाज के तोते उड़ाने को काफ़ी था। उसने गुस्से से आवाज़ दी, इमली यहाँ क्यों खड़ी हो? वो उस आबशार के किनारे पे खड़ी थी, जिसका पानी डायरेक्ट नीचे दरिया में गिरता था। पानी की प्रेशर की वजह से अमल के कपड़े उड़ रहे थे। फाज की जान पे बन आई, इतनी आगे क्यों खड़ी हो? वहीं रुक जाओ फाज औरंगज़ेब, वरना मैं अभी नीचे छलांग लगा दूंगी। फाज के कदम थम गए। मजाक न समझना, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। मेरी जान, हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है? मेरे लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल मत करना। खबरदार, मुझे किसी नाम से पुकारा, मेरा खून चूस कर मुझे जान कहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? वहाँ से पीछे हट जाओ, मेरी फिर बात करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे बस मेरे घर जाना है।
मुझे मेरी अम्मू के पास जाना है। वो इतना टूट कर रो रही थी कि उसके दोनों कंधे मुसलसल हिल रहे थे। एक पल को अमल ने आंखें मीच कर रोते हुए अपनी थोड़ी को सीने के ऊपर झुकाया। इतनी सी मोहलत मिलते फाज ने चीते की तरह आगे होकर उसको चपटा और अपनी तरफ खींच लिया। अमल का वजूद झटकों की जद में था। फाज ने उसको अपने साथ लगाना चाहा, जिस पे अमल ने उसको बुरी तरह पीछे झटक दिया। फाज उसके रवैये और मुसलसल रोए चले जाने से जिद होकर बोला, बताती क्यों नहीं हो, आखिर क्या हुआ है? अमल गुस्से से चिल्लाई, बताया तो है, मुझे मेरा घर याद आ रहा है, मुझे घर जाना है। फाज भी उसी के अंदाज में बोला, ऐसे कैसे एकदम से घर याद आ गया? अभी आधा घंटा पहले तो तुम सबके दरमियान बैठी हंस खेल रही थी। अमल ने अपनी पानी भरी आंखों से उसको बराह रास्त जख्मी करते हुए बड़ी ठहरी आवाज़ में कहा, अगर मुझे घर ना भेजा गया, ना सिर्फ ये कि मैं इस ख़ानदान को सारा सच बताकर उससे मदद मांग लूँगी, बल्कि इसी पहाड़ी से दरिया में कूद जाऊँगी। इस बात को खाली खाली धमकी मत समझना फाज। फैसला करने के लिए तुम्हारे पास कल दोपहर तक का वक्त है। इसके बाद मैं तुम्हारे बगैर ही यहाँ से जाऊँगी। और मुझे इस लम्हे में खुद पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जब से मेरा पैर ठीक हुआ है, मैं पैदल ही क्यों नहीं निकल पड़ी? अब तक कहीं ना कहीं पहुँच चुकी होती। फाज पुरसोच नज़रों से उसको देखते हुए बोला, कुछ हुआ है? ये अलग बात है कि तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। अमल के अंदर के चोर ने उसको नज़र चुराने पर मजबूर किया। एक बात तो वो बड़ी अच्छी तरह से जानती थी, अगर फाज को प्रेगनेंसी की भनक भी पड़ गई तो वो अपने मंसूबे में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगी। क्योंकि एक बात तो पक्की थी, अगर बच्चा आ भी रहा था तब भी वो ये सिलसिला यही ख़त्म कर देगी। जो दो लोग खुद एक दूसरे से नाखुश हों, वो किसी तीसरे वजूद को लाने का सबब नहीं होने चाहिए। बच्चे फैमिली में होते हैं। फाज, औरंगज़ेब, तुम और मैं एक फैमिली नहीं है, इसलिए हमारा बच्चा नहीं आएगा। रात तक वो बुझी बुझी रही, जल्दी सो गई। एकदम से वजूद से तमन्नाई ख़त्म सी हो गई। जल्द सो जाने की वजह से वो इस बात से भी नावाकिफ़ रही कि फाज रात को ही नदीम के घोड़े पर वहाँ से चला गया था। सुबह वो जल्द उठ जाने के बावजूद बिस्तर में पड़ी रही। आमतौर पर वो सुबह बच्चों के साथ ही उठ जाती थी। वकास 3 दफ़ा उसको उठाकर जा चुका था, अब दोबारा आया। तुमको क्या हुआ है? सारी बकरियां और भेड़ें तुम्हारी राह देख रही हैं और बबली ये दरवाजे के पास इंतज़ार कर रहा है और तुम है कि बाहर ही नहीं आ रही हो। अमल ने आंसू साफ किया और उठकर बैठ गई। लो, उठ गई हूँ, अब खुश? वकास प्यार से मुस्कुराया। अमल के दिल को कुछ हुआ। वो इतने दिन यहाँ सिर्फ उन फरिश्तों की वजह से रह पाई थी। उसने वकास को अपने पास आने का इशारा किया। वो आया तो अमल ने उसको ज़ोर से अपने साथ भींच लिया और ज़ारो कतार रो दी। वकास परेशान हो गया। अफशा भी भागी आई, कुछ कहे बगैर। अमल को अपनी बाहों में भरकर वो भी उसके साथ रोने लगी। जब दोनों ने दिल का गुबार निकाल लिया तो अफशा उसको खुद से दूर करके उसके आंसू साफ करते हुए बोली, जब से मुझे नदीम ने बताया कि आज तुम लोग वापस जा रहे हो, मैं खुद कितनी दफ़ा रो चुकी हूँ। तुम्हारे आने से हमारे घर पे कितनी रौनक हो रही थी। तुम्हारे जाने के बाद दिल बहुत उदास होगा, मगर मैं तुम लोगों को मज़ीद रुकने पर इसरार भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि नदीम ने मुझे बताया फाज भाई को पिछले हफ्ते से 3-4 फ़ोन आ चुके हैं। उनके काम का पीछे बहुत हर्ज हो रहा है। अमल के लिए यह सारी मालूमात नहीं थी। तुम्हें किसने बताया कि हम जा रहे हैं? और कॉल्स कब आई? उसके पास अगर फ़ोन होता भी तो यहाँ सिग्नल ही नहीं आते होंगे। अफशा उसकी हाजिर दिमागी से मुतासिर होकर बताने लगी, हाँ यहाँ मोबाइल नहीं चल सकता है, मगर यहाँ से थोड़ा नीचे होटल है। मेरा भाई भी वहीं कॉल्स करके पैगाम वगैरह देता है, फिर होटल वाले किसी आते जाते के हाथ पैगाम भेज देते हैं। पिछले हफ्ते ये लोग खेतों में थे जब एक लड़का फाज भाई के बड़े भाई की तरफ से मिलने वाली हदायत लेकर आया था, इसलिए हम लोगों को पता ना चल सका। ये तो जब रात को फाज भाई गाड़ी लेने के लिए रवाना हुए ये कहकर कि सुबह वो कार लेकर पहुंच जाएंगे, तब मेरे पूछने पर कि इतनी अचानक वापसी का फ़ैसला कैसे हो गया, तब नदीम ने बताया कि अचानक नहीं है। एक तरफ तो अमल इस सारी मालूमात पे बड़ी हल्की फुल्की हो गई, मगर दूसरी तरफ जब उन प्यारे लोगों से बिछड़ने का ख्याल आया, आंखें फिर से भर आई हुई आवाज़ में बोली, मैं आपको बहुत याद करूँगी, आप लोग बहुत अच्छे हैं। जब फाज वापस आया, सफ़ेद खद्दर के सूट में नहाया धोया सा, परफ्यूम की खुशबू लिए, आंखों पे काले शीशे रखे हुए थे। अपने साथ बच्चों के लिए ख़ास और बाकी सब के लिए भी बहुत सा सामान लेकर आया। अलविदा कहने का वक्त आंसुओं से भरा था, इसलिए फाज ने उसको ज़्यादा लंबा नहीं किया। जल्दी जल्दी का शोर मचाकर अमल को लेकर निकला, क्योंकि ना तो वो चाहता था कि अमल मज़ीद रोए, क्योंकि वो पहले ही वक्फे से मुसलसल यही एक काम कर रही थी। दूसरा, वो बच्चों को उदास न देख सका, इसलिए वापस आने का वादा देकर वो उन लोगों को अपने यहाँ आने की पुरजोर इसरार वाली दावत देकर निकल गया। जिस पुल को आते वक्त दफ़ा अमल ने रात के अंधेरे में अबूर किया था, आज दिन की रोशनी में बगैर किसी की मदद के अबूर करके आई। पुल के दूसरी जानिब जीप पार्क थी। अफशा ने उनको 2 दिन का खाना पैक करके साथ दिया था। इसके अलावा भी कुछ सौगातें थी। जीप की हालत
बहुत अच्छी थी। अमल ने पिछली सीट पे पनाह ली। फ़ाज़ आखिरी दफ़ा नदीम के गले मिला और अल्लाह का नाम लेकर ड्राइविंग सीट संभाली। जब तक वो लोग पहाड़ों से गुजरते रहे, अमल मुसलसल रोती रही। उसने फ़ाज़ की जैकेट की हुड को सर पे टिकाकर अपना मुंह पूरी तरह बाहर की जानिब मोड़ा हुआ था, ताकि फ़ाज़ के इल्म में लाए बगैर वो अपना शो जारी रख सके। इतनी अपनी सूरत हाल भूलकर वो उन बच्चों को याद कर करके रो रही थी, जिनके साथ उसने इतने दिन गुजारे थे। अब उनसे बिछड़कर दिल बहुत उदास हो रहा था। फ़ाज़ की सारी तवज्जो रोड पे होने के बावजूद वो पिछली सीट पे छाई खामोशी और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद होने वाली शू बासानी सुन रहा था। जब यह सिलसिला अगले आधे घंटे तक जारी और सारी रात उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। अगर तुम इतनी दुखी हो तो क्या मैं गाड़ी वापस मोड़ लूँ? फ़ाज़ के पूछने पर अमल के रोने को एकदम ब्रेक लग गई। सफ़र जारी रहा। एक दफ़ा जीप दरिया में से गुजरी, जिसके पानी का बहाव इतना तेज़ नहीं था। 4 घंटे मुसलसल गाड़ी चलाने के बाद उसने रोड साइड पे ब्रेक ली। जीप से निकलकर फुटपाथ पे चलने लगा। अमल ने वॉशरूम की हाजत के तहत इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, मगर पहाड़ ही पहाड़ नज़र आए, इसलिए चुपचाप बैठी रही। फ़ाज़ ने ड्राइविंग सीट से झुककर अंदर झांक कर पूछा, पानी है? अमल ने खाने वाली टोकरी के पास रखी पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। फ़ाज़ ने पहले तो पानी को चुल्लू में भरकर मुंह पे छींटा, फिर मुंह से लगाकर 2-4 घूंट भरे। बोतल वापस अमल की तरफ बढ़ा दी। 5 मिनट बाद आकर वापस अपनी सीट संभाली। सफ़र एक दफ़ा फिर शुरू हो गया। तुमने चुप का रोज़ा क्यों रखा हुआ है? अमल ने कोई जवाब ना दिया, जैसे सुना ही ना हो। मुझे तंग ना करना अमल। अमल ने कुछ ना कहा। तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगी। मुझे कुछ वक्त फैक्ट्री को देना है। इसके बाद चच्ची लोगों की तरफ चलेंगे। तुम कुछ दिन उनके साथ रह भी सकती हो। अमल कुछ ना बोली। फ़ाज़ बार बार जमाइयाँ ले रहा था। आंखें मसलते हुए बोला, मुझे शदीद नींद आ रही है, क्योंकि कल रात में सिर्फ 2 घंटे ही सो पाया था। अमल ने इस दफ़ा भी कोई जवाब ना दिया। लाताल्लुक़ सी बैठी रही। गाड़ी चला लोगी? इस सवाल ने उसकी को मतवज्जे कर ही दिया। तुम मुझे चलाने दोगे? फ़ाज़ ने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली। सोचा जा सकता है, अगर तुम हमें किसी खाई की नज़र न करने का वादा करो। अमल ने इस खतरनाक सड़क का जायज़ा लिया और बोली, तुम जीप के साथ ड्राइवर को लेकर आते। फ़ाज़ ने एक और जमाई ली। ड्राइवर अगले 3 दिन तक दस्तयाब नहीं था। ये जीप सवात तक है, वहाँ से आगे अपनी गाड़ी से जाएंगे। अमल उसकी नींद भगाने का हल सोचते हुए बोली, म्यूज़िक लगा लो। फ़ाज़ ने बताया, स्टेरियो नहीं है तो रेडियो चला लो। वो भी नहीं है तो खुद से हीर गा लो। वो मुझे आती नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ? तुम गाओ। मुझे भी गाना नहीं आता है। झूठ बोल रही हो। तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने तुम्हें गाते सुना हुआ है। अमल ने मशकूक नज़रों से उसको देखा। वो बताने लगा, एक दफ़ा मैं तुम्हारे घर आया था। तुम अपने बरामदे में कानों में हेड सेट लगाए म्यूज़िक सुनने के साथ साथ गा भी रही थी। सामने निसाब की किताब खुली हुई थी। अमल बड़े आराम से बोली, हाँ तो वो क्या है, बंदा गाना सुन रहा हो तो साथ साथ गा ही लेता है। तो मुझे बातों में मत उलझाओ। मगर फ़ाज़ ने सारा रास्ता इसी तरह उसको बातों में लगाए रखा। उस अजनबी मुल्क में अगर उसको कोई चीज़ अपनी लगती थी तो वो बारिश थी। जब भी बारिश हो रही होती उसका दिल यही चाहता कि हर बाड़ तोड़कर बाहर निकल जाए और फिर वो घंटों बरसते आसमान के नीचे गुजारे। और बरतानिया जैसे मुल्क में बारिश रोज़ का मामूल थी, इसलिए वो शुक्र करती कि वो दिन की बजाय रात को काम करती थी, वरना दिन के वक्त बारिश में आवारागर्दी करने का शौक़ कभी भी पूरा ना हो पाता। आज वो ड्यूटी पे थी। जब एक ग्राहक को सर्व करने के लिए बाहर की जानिब आई तो नज़र सीधी खिड़की के उस पार गई। लंदन में अगर हर बिल्डिंग में ये इतनी बड़ी बड़ी दीवार के खिड़कियां ना होती तो शायद अंदर बैठे लोगों को बाहर की दुनिया का इतना इल्म ही ना रहता कि कब दिन चढ़ा और कब रात हुई। मिली के अंदर आज यादों ने बहुत ऊधम मचाया हुआ था। रही सही कसर बारिश की चमकती बूंदों ने पूरी कर दी। वो ऑर्डर सर्व करने के बाद सीधी किचन में आई और एप्रन उतारते हुए शेफ से मुखातिब हुई, शैडी तुम मालिक को बता देना मेरे घर से इमरजेंसी कॉल आई है, इसलिए मैं जा रही हूँ। उस वक्त तो मसरूफियत के दौरान शैडी ने इस बात में सर हिला दिया, मगर जब वो अपने बूट और जैकेट वगैरह पहनकर किचन से निकल गई तब शैडी को याद आया तो बाआवाज़ बोला, अरे पर ये तो अकेली रहती है। पास खड़ी दूसरी वेटर बोली, हो सकता है फैमिली मिलने आई हुई हो। शैडी ने कंधे अचकाए और अपने स्टाफ को अगले अहकाम देने लगा। बाहर अंधेरा तो फैल चुका था, मगर चूँकि अंदरूनी शहर की रौनक अरूज पे थी, रोशनियों ने रात की उदासी को कम किया हुआ था। वो जैकेट की हुड पहने दोनों जेबों में हाथ दिए नाक की सीध में चलती जा रही थी। बारिश के पानी के साथ मिलकर आने वाली ठंडी हवा के थपेड़े हुड के साथ लड़ झगड़ कर उसके चेहरे तक पहुंच रहे थे। उसके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि काश उस वक्त रात ना होती तो वो किसी पार्क के बेंच पे बैठकर हरे भरे दरख्तों को उस रात हवा में रक्स करता देखती। वो दिल में खुद से मुखातिब हुई, काश
ज़िंदगी वैसी ना होती जैसी रही है। काश मुझसे मेरे अपने दूर ना जाते। अगर जाना ही था तो उस देश तो ना जाते जहाँ तक मेरी आवाज़ नहीं जाती है। काश मैं उनके चेहरे देख सकूं, सिर्फ एक बार वो मुझे आवाज़ तो दें। मैं माफ़ी मांग लूँगी, पैर पड़ जाऊँगी। मैं उनको इतना तो बता सकूं कि मुझे उनसे कितनी मोहब्बत है। इतना तो कह सकूं, उनके बगैर मेरा दिल खाली है, मेरी आंखें बंजर है, मेरी रूह मुर्दा है। बारिश का एक फ़ायदा ये भी है कि उसके पानी में मिलकर आंसू चुप जाते हैं, वरना कौन किसको सफाइयाँ दे, क्यों रोए और किस किस को रोए हैं। मरने वालों की याद में तड़पते हैं या बिछड़ जाने वालों के गम में बेचैन फिरते हैं। वो एकदम बीच रास्ते में रुक गए, सर से हुड हटा दी, अपने इर्द गिर्द पे नज़र डाली। अवाम ही अवाम, हर रंगो नस्ल के लोग, मुख्तलिफ़ किस्म की सवारियाँ, बसें, कारें, अमीर अरब ज़ादों की शोर मचाती स्पोर्ट्स कारें। क्योंकि हफ्ते की शाम थी इसलिए रौनक भी उसी हिसाब से थी। उसकी नज़र साइकिल रिक्शे पर पड़ी जिसे कोई यूरोपियन मुल्क से आया शहरी चला रहा था। वो आकर एक जगह रुका, साथ ही कहीं से पुलिस एहलकार बरामद हुआ। साइकिल वाला पुलिस वाले से बचता फ़ौरन वहाँ से 9-2-11 हो गया, क्योंकि कौंसल वाले दूसरे मुल्कों से आने वाले कल्चर के रंगों को तो नहीं रोकते थे, मगर वो एक मसरूफ़ शायरा पर ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करने की इजाज़त भी ना देते थे। इसलिए ऐसे रिक्शे वगैरह को सड़क पे पार करने की हरगिज़ इजाज़त न थी, और ये लोग सिर्फ लंदन में ही नज़र आते थे, किसी और शहर में उनकी रसाई न थी। इस मंजर ने मिली के होंठों पे मुस्कुराहट सजा दी। रिक्शे की सवारी करने की ख्वाहिश उभरी और वो उसकी तलाश में अगले ब्लॉक तक आए, मगर कोई नज़र न आया। वहीं करीब मौजूद हलाल KFC पे नज़र पड़ी। उसके पेट से आने वाली आवाज़ों ने याद करवाया था कि आज उसने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ 2 अदद कॉफ़ी के मग ही पिए थे। और 3 घंटे की शिफ्ट के बाद अब इतनी लंबी वॉक ने अंतड़ियों को कलमा पढ़ने पे लगा दिया था। अभी वो KFC का शीशे का दरवाज़ा धकेलकर अंदर दाखिल हो ही रही थी कि जब उसकी जीन्स की जेब में रखा नोकिया का नंबरों वाला फ़ोन सेट बजने लगा। पहला ख्याल यही आया, शायद रेस्टोरेंट से शिकायती कॉल आ गई है, या खाला को फिर से मेरी याद आ गई। मगर फ़ोन की स्क्रीन पर चमकते अजनबी नंबर को देखकर माथे पे पुरसोच बल आए। नंबर था UK का ही, मगर कोड लंदन का नहीं था। ये किसका नंबर हो सकता है? एक दिल क्या बंद करके वापस जेब में डाल दे, मगर फिर अनजानी कुव्वत ने यस पे उंगली का बोझ डलवा दिया। हेलो, उसके झिझकते हेलो के जवाब में कुछ जल्दी में बोला। क्या आप मिली बोल रही हैं? जी, आप कौन? मेरा नाम शहराज है, मैं आपके भाई का रूममेट हूँ। मुझे आपको बड़ा ज़रूरी पैगाम देना था, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर हासिल कर पाया हूँ। अनजाने खच्चे ने उसके लब खुश कर दिए। दिल ही दिल में सब खैरियत होगी तस्बीह करती बोली, सब ठीक तो है ना? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मैम, सब ठीक नहीं है। आपका भाई आज अपने कमरे में बेहोश पाया गया, इस वक्त अस्पताल में दाखिल है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसने ड्रग्स की ओवरडोज ली है, अभी उसकी हालत ख़तरनाक है। डॉक्टर्स के कहने पे फैमिली को मतला करना चाह रहा था तो यूनिवर्सिटी के ऑफिस से आपका ये नंबर मिला है। आपके भाई का फ़ोन गायब है, वरना उसके कॉन्टैक्ट से किसी और का नंबर मिल जाता। अलबत्ता चांसलर साहब ने एक पाकिस्तानी नंबर भी दिया जिस पर मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, क्योंकि मुझे ये ही सही लगा कि जो UK में मौजूद है वहीं जल्द पहुंच सकेंगे। खुद को उसके भाई का रूममेट कहकर तारुफ करवाने वाला लड़का उसको तफसील बता रहा था। वो अभी तक दरवाजे के हैंडल का सहारा लिए खड़ी थी, वरना शायद अपने पैरों पे वज़न उठाए न रख पाती। उसके पीछे खरीदारों की लाइन जमा हो रही थी जो दुकान के अंदर आना चाह रहे थे, मगर रास्ते में वो हाई थी। स्टाफ के एक मेंबर ने उसकी जानिब तशवीश से देखा और उसके पास आकर नरमी से दरियाफ्त करने लगा, तुम्हारा रंग बहुत जर्द हो रहा है, क्या तुम ठीक हो? कोई नज़रों से सामने मौजूद स्याह फॉर्म को देखती वो कुछ कहना चाह रही थी, मुंह भी खोला मगर अल्फाज ना निकले। जिस पे एक मेज़ पे भरा जवान गोरी औरत जल्दी से बोली, इसको कुर्सी पे बिठाकर पानी दो, मुझे लगता है इसको दिल का दौरा वगैरह पड़ा है। देखो तो कैसे इतनी सर्दी होने के बावजूद पसीना पसीना हो रही है। स्याह फॉर्म के अलावा 1-2 और लोग भी मेरी हरकत में आए। कोई कुर्सी खींच लाया। एक लड़की ने हाथ में पकड़ी नई पानी की बोतल खोलकर उसकी जानिब बढ़ाई। एक लड़का अपने मोबाइल से नज़र उठाकर पूछने लगा, अगर ये बेहोश होने लगी है तो क्या मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करूं? खुद को दुकान में मौजूद 15-20 लोगों के अलावा सारे स्टाफ की तवज्जो का मरकज़ बनते देखकर उसने अपने दौड़ते भागते दिल को काबू किया। पानी के 2-4 घूंट भरकर सबको अपने ठीक होने की खबर दी, हालांकि वो दूर दूर तक भी ठीक ना थी। 2-4 मिनट तक वहीं बैठकर अपने हवास को काबू किया, फिर टैक्सी को कॉल मिलाई।
उसको नॉर्मल होता देखकर बाकी लोग भी अपने काम की जाने मुतवज्जे हो गए। 10 मिनट पहले जो भूख जागी थी वो इस वक्त मर चुकी थी। उसके फ़ोन पे टैक्सी कंपनी से टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें गाड़ी का मेक एंड मॉडल और रंग बताया गया था। वो एक दफ़ा फिर अपनी मदद को आगे आने वालों का शुक्रिया अदा करती KFC से निकल आए। बाहर बारिश उसी तरह जारी थी, मगर अब उसको बारिश में कोई दिलचस्पी न रही थी। एकदम से ही अपना आप बहुत अकेला और वीरान लगने लगा। जी चाहा किसी की नरम पनाह हो, चाहा सर छुपाकर गमे ज़िंदगी को भुलाया जा सके। दिमाग में जल्दी से सारा हिसाब लगाया। लंदन से बस के ज़रिए एडनबरा जाने में उसको 8 से 9 घंटे लग सकते थे। ये भी हो सकता था कि शाम को जाने वाली बस निकल गई हो और अगली बस का सुबह तक इंतज़ार करना पड़ता। ट्रेन अलबत्ता 2-4 घंटे जल्द पहुंचा सकती थी, मगर वो इतना इंतज़ार भी करने से कासिर थी। जैसे भी होता जल्द से जल्द भाई के पास पहुंचना था। उसने वक्ती तौर पर अपने दिमाग के उस हिस्से को बिल्कुल बंद कर दिया था कि जो माँ जाए की उस हरकत पर गौर व फिक्र करता, क्योंकि अगर वो सोचने बैठ जाती तो दिलो दिमाग मफलूज हो जाते और वो कभी भी अपने प्यारे की मदद को नहीं पहुँच सकेगी। टैक्सी के पहुंचते ही वो घर को रवाना हुई, जहाँ पे टैक्सी वाले को नीचे इंतज़ार करने का बोलकर ऊपर अपने फ्लैट में गई। जल्दी जल्दी में अपने बैकपैक में 2 जीन्स, 4 शर्ट्स, मोज़े, टूथब्रश, फ़ोन का चार्जर वगैरह फेंका। अलमारी के अंदरूनी खाने में रखा सारा कैश अपने वॉलेट में ठूसा। बैंक कार्ड के वॉलेट में मौजूदगी की तस्दीक की, ID ली, बैकपैक को कंधे पे फेंका और फ्लैट का दरवाज़ा लॉक करती भागम भाग नीचे आई। दरवाजे से दोबारा से टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को एयरपोर्ट जाने की हिदायत की। उसके फ्लैट से एयरपोर्ट तक पहुंचने में आधा घंटा लगा। टैक्सी वाले ने 25 पाउंड का बिल बताया। उसने 5 पाउंड टिप मिलाकर ड्राइवर को 30 पाउंड दिए, जिस पे वो बड़ा राज़ी होकर शुक्रिया अदा करके चला गया और वो अपने मतलूबा टर्मिनल की जानिब बढ़ी। पहले ब्रिटिश एयरलाइन के रिसेप्शन से परवाज़ों की सारी तफसील मालूम की। अगले 1.5 घंटे में उसके मतलूबा मकाम की फ़्लाइट जानी थी। उसने वहीं से टिकट ख़रीदा। चेक इन शुरू हुआ तो वो लाइन में तीसरे नंबर पर खड़ी थी। चेक इन के बाद अपना बोर्डिंग पास लेकर वो बताए गए गेट की जानिब बढ़ी। अगला 1 घंटा तो उसका सिक्योरिटी चेक में निकल गया। ये इतनी लंबी लाइनें जहाँ किसी रंगो नस्ल, कौमियत तो शहरियत, मर्दो जन या बच्चे किसी को भी रियायत नहीं दी जा रही थी। आज से 10-20 साल पहले ये हाल नहीं था कि अपने जूते तक उतार कर स्नैकर मशीनों से गुजारे जाते, मगर ये सब कुछ किया भी तो इंसानी जानों की हिफाजत के लिए ही जाता है ना। उसके पास चूँकि एक हैंड बैग ही था जो सामान हाथ में रखने वाला हो, उसकी ख़ास तलाशी ली जा रही थी। बड़ा सामान तो चेक इन करवाते वक्त ही बुक हो जाता है, उसकी इतनी तलाशी नहीं होती। स्कैनर मशीन से निकलकर उसका बैग आगे आया। तब तक वो अपने जूते और जैकेट पहन चुकी थी। वहाँ मौजूद लेडी ऑफिसर ने उसके बैग को हाथ में लेकर जब उसके मालिक का पूछा तो वो आगे आई। उसके सामने उस ऑफिसर ने अपने दस्ताने चढ़े हाथों के साथ उसका बैग खोलकर चेक करना शुरू किया। उसकी टूथपेस्ट निकालकर डस्टबिन की ज़ीनत बनाई। उसी तरह उसका बॉडी स्प्रे, परफ्यूम, मॉइस्चराइज़र, क्रीम, हर चीज़ बिन में फेंककर बैग उसके हवाले कर दिया। वो सवाल और जवाब करने के ना ही मूड में थी और ना ही उसके जिस्म में इतनी ताकत मौजूद थी कि वो बहस करती। वैसे भी ऐसा उस अकेली के साथ थोड़ा हुआ था। उसी ऑफिसर ने बच्चों के खाने वाली चीज़ें, उनके दूध फेंककर खाली बोतलें वापस दी थी। जब एक माँ ने एहतजाज किया तो सामने वाला बड़े तहम्मुल से बोला, बहुत माजरत के साथ, मगर आप ऐसी कोई चीज़ बाहर से एयरपोर्ट के अंदर नहीं ले जा सकती। अलबत्ता अंदर जाकर ख़रीद सकते हैं, उस पर पाबंदी नहीं है। वहाँ से सुरखरू होकर वो सीधी अपने गेट के सामने आई। शीशे की दीवार के दूसरी जानिब मसनूई रोशनियों में वो जहाज़ खड़ा नज़र आ रहा था जिस पे एडनबरा जाने वाली सवारियों ने सफ़र करना था। वो एक तरफ हटकर बैठे 2 बूढ़े फरंगियों के साथ खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। कुछ पल को उसकी तवज्जो उन 2 आदमियों ने खींच ली। एक कह रहा था, अब हेथरू एयरपोर्ट एक भरे पड़े शहर का नाम है। एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक जाने में आपको बस की सवारी का सहारा लेना पड़ जाता है। कोई एक सेकंड खाली नहीं जाता है कि जहाँ कोई जहाज़ परवाज़ ना पकड़ रहा हो या कोई एक अपना सफ़र ख़त्म करके घर ना पहुँच रहा हो। ऐसी जगहों पे खड़े होकर इंसान को जदीद दौर की टेक्नोलॉजी की सहूलियात का सही अंदाज़ा होता है। कैसे सैकड़ों के हिसाब से आने और जाने वाले मशीनी परिंदों में वक्त की तकसीम की जाती है। कैसे फ़िज़ा में कायम करदा नेविगेशन सिस्टम हवाई ट्रैफिक को कामयाबी के साथ रवां रखे हुए। आज तो फिर जदीद आलात और सिस्टम ने इन अमूर को चलाना थोड़ा आसान कर दिया हुआ है, लेकिन ये अमल आज से 40-50 साल पहले भी इसी तरह जारी और सारी था, जब इन्वेंशन और नेविगेशन का सारा काम हमारे अफसर मैथ के ज़रिए चला रहे थे। दूसरा बोला, ये लोग
जो वायर टावर में काम करते हैं, सुना है उनका कोर्स ना सिर्फ बड़ा मुश्किल होता है बल्कि महंगा भी होता है और उनकी तनख्वाह भी उसी हिसाब से होती है। पहले वाला बोला, जाहिर बात है यार, लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों की बात है। 1 फुट बुलंदी या बस्ती का हेर फेर होता हो जाए तो सैकड़ों कीमती जानें सफ़ाई हस्ती से मिट जाएं। वो मौत के मौजू से दहशत ज़दा होकर वहाँ से उठ गई। कोने में बने बार पे पड़े स्टूल में से खाली देखकर एक पे बैठ गई। काउंटर के दूसरी जानिब यूनिफॉर्म में खड़ी लड़की ने अपनी नौकरी के तकाजे को पूरा करते हुए मुस्कुराकर दरियाफ्त किया, क्या खाना पसंद करोगी? उसको कुछ भी खाने की ख्वाहिश नहीं हो रही थी, मगर दिमाग के किसी कोने में ये बात भी दर्ज थी कि अगर पेट में कुछ गया ना तो वो आने वाले चैलेंज का सामना करने से पहले ही ढेर हो जाएगी। यही सोचकर उसने फ़िश एंड चिप्स के साथ सेब का जूस ऑर्डर किया। 2 सेकंड बाद उस लड़की ने मिली को एक मेज़ की राह दिखाई, जहाँ 5 मिनट के अंदर उसका ऑर्डर लगाया गया। मुंह में डाले नवाले को चबाते हुए उसकी सोच का रुख नई सिमत रवाना हो गया। अगर कोई एक इंसान या ख़ानदान तकलीफ़ में हो तो बाकी दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तमाम मामूल वैसे ही जारी रहते हैं। यहाँ मेरी जान सूली पे अटकी हुई है। मेरा माँ जाया न जाने किस हाल में अकेला एक अस्पताल के बेड पे अजनबी लोगों के दरमियान पड़ा हुआ है। ना माँ है जो दुआएं पढ़ पढ़ कर फूंक रही होगी, ना बाप है जो डॉक्टरों से पूछगछ कर रहा होगा। एक मैं हूँ तो यहाँ लाखों के हजूम में तनहा बैठकर खाना खा रही हूँ। इंसान की औकात ही क्या है? इससे पहले कि आंख की नमी शिद्दत इख्तियार करती, उसने वही रगड़ कर साफ कर दी। एक आंसू निकलने की देर है, फिर सबका बंधन टूट जाएगा। जितनी देर में इस पे बैठी, साथ अपने बैग से चार्जर निकालकर प्लग में लगाया ताकि फ़ोन की बैटरी चार्ज कर सकती, क्योंकि रात के वक्त एडनबरा एयरपोर्ट पे लैंड करना था। हो सकता है टैक्सी वगैरह को कॉल करना पड़ती, उसके लिए फ़ोन का चलते रहना ज़रूरी था। 15 मिनट बाद उसके जहाज़ की बोर्डिंग शुरू हो गई और अगले आधे घंटे में ब्रिटिश एयरवेज़ का जहाज़ हैथ्रो से परवाज़ कर गया। बाबा, आप कब पैदा हुए थे? क्या मतलब कब पैदा हुआ था? यार, मेरा मतलब है कौन से दिन? ये सवाल तुम दादों के लिए बचा रखो, अगली मुलाकात पे पूछ लेना, क्योंकि मुझे कोई इल्म नहीं है। और मैं किस दिन पैदा हुआ था? मूसा के बाप के फाइल पे कलम से लिखते हुए हाथ रुक गए। चेहरे पे एक साया सा गुजरा। गला खनखार कर बोला, जुमा की सुबह 4:21 पर। मुझे सबसे पहले किसने उठाया था? मूसा के बाप ने अपनी ऊंची नाक पे रखा चश्मा उतार कर फाइल के ऊपर फेंक दिया और बालों में हाथ फेरते हुए बेटे को गौर से देखा, जो टीवी रिमोट हाथ में लिए बाप से सवाल और जवाब के मूड में बेड पे बैठा हुआ था। पहले कितनी दफ़ा तो बता चुका हूँ, मुझे दोबारा पूछना अच्छा लगता है। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, चाहे तुम्हारे सवाल किसी की जान निकालने का सबब बने। बताइए ना, क्या मुझे सबसे पहले किसने उठाया था? तो तुम्हारी मम्मी ने। मूसा की नज़रें रिमोट पे थी। मम्मी को मूसा अच्छा लगा। उसके बाप की आंखों में धुंध उतरने लगी। मम्मी को मूसा बहुत अच्छा लगा और अब मूसा मज़ीद कोई सवाल और जवाब नहीं करेगा, क्योंकि मूसा ने कल स्कूल भी जाना है और बाबा ने दफ्तर जाना है। चलो शाबाश, रिमोट साइड पे रखो और सोने के लिए लेटो। क्या मैं आपके पास सो जाऊँ? जी बॉस, जैसे आपकी मर्ज़ी। खादिम को कोई एतराज़ नहीं है। मानी खाला कब आएंगी? कल आएंगी। मूसा मानी खाला के पास साथ पार्क जाएगा, स्लाइड पे बैठेगा। जी हाँ बाबा जी। दादो कहती हैं मानी खाला मेरी मम्मी बनेंगी। मूसा का बाप सदमे से कितनी देर कुछ कह ना पाया, फिर सदमे की जगह गुस्से ने ले ली। दादो ने गलती से मेरा नाम ले दिया होगा, जबकि मानी खाला की शादी तारिक अंकल से होनी है। आपको तारिक अंकल याद है ना? जी, वही ना जिनका क्रिकेट खेलते हैं बाल लगने से सामने वाला दान टूट गया था, और सोबी आपी के सामने जिनके सर पे बाल कम और खाली प्लॉट ज़्यादा है। तुम्हारी और तुम्हारी सोबी आपी की पिटाई होने वाली है। चलो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। बेटे को लिटाकर बिस्तर उड़ा दिया। मेन लाइट बंद करते हुए साइड लैंप जलाया और आकर उसके पास बैठकर बालों में उंगलियां फेरने लगा। कुछ देर खामोशी छाई रही। मूसा का बाप सरहाने की तरफ टांगे नीचे लटकाए मूसा की जानिब को झुककर नीम दराज था। बादामी शलवार कमीज़ के दोनों कफ फोल्ड थे, बाल उलझे हुए थे, जो कि उसकी बालों में बार बार हाथ चलाते रहने की आदत के पेश नज़र था। जब वो घर के आरामदेह माहौल में बैठकर काम कर रहा होता तो एक हाथ यूं ही सर के बालों में गर्दिश करता नजर आता। बाबा, मूसा की आवाज़ पे वो चौंका, धीमे से सरगोशी की। जी, क्या एक बात पूछ लूँ? पूछ लो यार, मगर इस वादे पे कि इसके बाद तुम सो जाओगे। हाँ प्रॉमिस, सो जाऊँगा। ठीक है, पूछो क्या पूछना है। मूसा ने चेहरा ऊपर करके आंखें बाप के चेहरे पे टिकाई।
दोनों बाप बेटे की नज़रें मिली। मासूम होंठों से सवाल निकला, क्या आपको मम्मी याद आती है? मूसा के बाप को लगा किसी ने छुरी की नोक ऐन दिल के ऊपर रखने के बाद उस पर वज़न डालकर जिस्म में उतार दी हो। कितने पल बेटे की आंखों में देखता रहा, भला इस शहजादे के अलावा और किसकी जुर्रत थी कि वो उसको ऐसा सवाल पूछ पाता। उसका चेहरा नीचे को झुका और बेटे की पेशानी पर लब मस किए और सरगोशी में बोलकर राज खोला, मुझे वो हर दिन के हर लम्हे और हर पल में याद आती है। मूसा ने मोहब्बत भरी संजीदा नज़रों से बाप की पुरनम नज़रों में देर तक देखा और बोला, मूसा को भी मम्मी याद आती है और मूसा को बाबा से मोहब्बत है। मूसा का बाप धीरे से मुस्कुराया, शर्ट की आस्तीन से आंखें साफ की और बोला, एक बात जानते हो? मूसा की आंखें तजस्सुस के मारे पूरी खुल गई। वो क्या? ये जो तुम्हारा बाबा है ना, उसकी जान जानते हो किस में है? हाँ मैं जानता हूँ। तो बताओ। बाबा की जान मूसा में है। वो दिलकशी से मुस्कुराया और एक दफ़ा फिर बेटे का बोसा लिया। अब मज़ीद कोई गुफ्तगू नहीं होगी, आंखें बंद करो। शब्बा खैर बाबा। शब्बा खैर दिलबर। वो यूं ही बैठ के हेड बोर्ड के साथ टेक लगाकर लेटा। नीम अंधेरे में ना जाने सामने दीवार पे लिखी ना जाने कौन सी तहरीर पढ़ने की कोशिश करता रहा। जब कमरे में मूसा के हल्के हल्के खराटे गूंजने लगे, उसने कंबल ठीक किया और अपनी फाइल्स वगैरह उठाकर कमरे से निकल आया। जब से साजन दूर किया है, अँखियों में अब नींद नहीं है। रोएं तड़पें उसको ढूंढें, ना वो आए ना दर्द ही जाए। जिसकी प्रीत में हम हैं उजड़े, उस साजन को कुछ खबर नहीं है। कोई जाकर बतलाए उसको, याद में उसकी कोई पल पल तड़पे। मिन्नत करो वास्ते डालो, उसकी दीद की कोई राह निकालो। एक बार जो मिल जाए वो, मैं दिल भी वार दूँ, जान भी वार दूँ। हाथ में पकड़ा सामान सिटिंग रूम के मेज़ पे रखने के बाद वो किचन में गया। इलेक्ट्रिक केटल में पानी भरने के बाद स्विच चलाया। खामोश फ्लैट में केटल की आवाज़ नुमाया सुनाई देने लगी, जो ढोल की थाप की तरह पहले धीरे धीरे शुरू हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती और अपने अरूज पे पहुंचकर खामोश हो गई। एक मग में 2 चम्मच कॉफ़ी, 1 छोटा चम्मच चीनी और 3 घूंट गर्म पानी डालकर कांटे के साथ महलूल को फेंटने लगा, यहाँ तक कि सारा काला पानी ब्राउन झाग में तब्दील हो गया। फेंटने का अमल तर्क करके केटल के पानी से मग भर दिया और लेकर बालकनी में निकल आया। शहर सारे का सारा नहीं सोया था, उस जैसे और भी कहीं दिल जले जाग रहे थे। अगली गली में मौजूद फास्ट फूड पार्लर से हस्बे मामूल स्टेरियो पे बजने वाली कवाली की आवाज़ आ रही थी। आज फिर नुसरत फ़तेह अली ख़ान लगे हुए थे और दाता अली हजवेरी के हजूर मनकबत पढ़ रहे थे। बालकनी की मुंडेर पे कोहनी टिकाए वो शहर लाहौर की खूबसूरती को आंखों में जज्ब करने लगा, जबकि समात लाशौरी तौर पर भी कवाली के अल्फाज पर थी। वो उस फास्ट फूड वाले को जानता था, कई दफ़ा मूसा के साथ वहाँ से डिनर कर चुका था और जब भी उसके घर वाले आते बच्चों की फरमाइश पे आधी रात को यहीं लेकर जाता था। अच्छा और मेयारी खाना होने के अलावा एक तो नज़दीक था, दूसरा रात गैर तक खुला रहता। मोहल्ले के मर्द फूड शॉप के साथ बने चाय के खोखे पे बैठकर गप्पे हाँकते। हर ताज़ा खबर वहाँ पे ज़ेरे बहस आती। उसकी रातें ज़्यादातर उसी तरह गुजरती थी, बालकनी में बैठकर लैपटॉप पे काम करने के दौरान दूसरी गली से आते म्यूज़िक को सुनता और कॉफ़ी पीता। सर्दियों में गर्म चादर ओढ़कर पहनता और कॉफ़ी की मिकदार बढ़ जाती, जबकि गर्मियों में कॉफ़ी कम होती और बालकनी में पेडिस्टल फ़ैन का इजाफा हो जाता। सारी रात आंखों में काट कर ऐन सहरी के वक्त उसकी आंखें बंद हो जाती और सुबह के वक्त उसका नौकर उसको 10-11 बजे उठा देता। ज़ाती कारोबार की बदौलत उसको ये मराहत हासिल थी कि 12 बजे भी ऑफिस पहुंचता, तब भी कोई एतराज़ करने वाला ना था। अपने पीछे जागने वाली आवाज़ की वजह जानने के लिए मुड़कर देखा तो नींद भरी आंखें लिए उसका कुल वक्ती मुलाजिम जमाल मौजूद था। क्या नींद टूट गई? हाँ सर जी, अजीब सा ख्वाब देखा है। कैसा अजीब? अच्छा अजीब या बुरा? अजीब। बुरा जी। ला खौल वाला पढ़ के दोबारा सो जाओ। तमाली फिल्में देखकर सोओगे तो ख्वाब खुशगवार कैसे आएंगे? सर आपको तो कभी कोई ख्वाब नहीं आया होगा। क्यों भाई, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था सर। वो दरअसल आप सारी रात जागते हैं, सुबह के वक्त बेहोशी की नींद सोते हैं। ऐसे में ख्वाबों की ट्रैफिक कैसे बहाल रह सकती है? यार शौकिया तो नहीं जागता हूँ, जब नींद ही ना आए तो मैं क्या करूँ? सर आपकी रूटीन ख़राब है। जब आप गांव जाते हैं क्या तब भी रातें जागती हैं? हाँ भाई, वहाँ तो गिनने को तारे भी मिलते हैं। सर जी, तारों से याद आया, ये जो फिल्मों में कहते हैं आसमान पे चमकने वाले सितारे मरे हुए लोग हैं जो मर जाते हैं, क्या वो वाकई में सितारे बन जाते हैं
और क्या ये भी सच है कि जो जितना नेक होता है उसका वो सितारा बनकर उतना ही चमकदार होता है? वो हंसता ज़रूर। अगर जमाल के चेहरे पे भला की संजीदगी ना देख रहा होता, फिर भी उसने कॉफ़ी का मग लोहे की मेज़ पे रखा और कुर्सी पे बैठकर आगे को झुकते हुए बोला, जमाल साहब, हजूर आपकी उम्र शरीफ भला कितनी है? सर यही कोई 51 साल। माशाल्लाह, आज एक बात तो तय हो गई है कि मासूमियत का उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 50 साल के होते हुए आपने 5 साल के बच्चे जैसा सवाल पूछा है। इंडियन फिल्म का डायलॉग है। मैंने ये फ़िल्म देख रखी है पर नाम याद नहीं है। सर वो तो मुझे भी याद नहीं है। तो सर ये सच है? नहीं जमाल साहब, हजूर ये बात कतई सच नहीं है। मरने वाले आलमे बरज़ख में जाते हैं, खला में मखलूक नहीं होते हैं। ये जो सितारे आपको आसमान पर नज़र आ रहे हैं, उसकी सादा सी मिसाल आपका सूरज है। सूरज एक सितारा है। सर जी सूरज सूरज है जी, तारा कैसे हो गया? तारे रात को निकलते हैं, सूरज से दिन उगता है। रात को सूरज को रात और दिन का फ़र्क है जी। तारे मध्यम टिमटिमाने वाले जैसे जुगनू और सूरज पे जंगल के बादशाह की तरह दोनों अर्ज में चाहने वाला। दोनों का कोई जोड़ ही नहीं है। न जाने आपने कैसे दोनों को एक सा बोल दिया। आपको गलत फहमी हो गई है। वो धीमे से मुस्कुराया। सवाल करने वाले 2 तरह के होते हैं जमाल। एक वो जो तजस्सुस के साथ और सीखने के जज्बे के तहत पूछते हैं। दूसरे वो जो सीखना नहीं चाहते, बस अपनी 1.5 इंच की मस्जिद में बैठकर अपने दिलो दिमाग की सुननी जानते हैं, इनकारी रहते हैं। इसलिए तुम मुझे बता दो, अगर तो सीखने की खातिर तजस्सुस में पूछ रहे हो तो मैं बात शुरू करूं, वरना हम लाहासिल बहस में नहीं पड़ रहे। सर जी मैं जानना चाहता हूं, पर आपकी कही बात मेरी अकल में नहीं आ रही है। वो इसलिए मेरे प्यारे कि अगर अल्लाह की तख्लीक करदा ये कायनात इतनी आसानी से इंसानी समझ में आ जाए तो हर दूसरा बंदा वलीउल्लाह ना बन जाए। सूरज नामी सितारा हमारे ज़मीन का सबसे करीबी सितारा है, इसलिए उसकी रोशनी हम तक कितनी वाफिर मिकदार में पहुंचती है। बाकी जो सितारे दूर हैं उनकी रोशनी सिर्फ अंधेरे में जुगनू जैसे नज़र आ पाती है, वरना अगर तुम उनके करीब जाओ तो हो सकता है वो हमारे सूरज से भी बड़े सितारे हों। सर जी सूरज तो सूरज है, सितारा कैसे हो सकता है? जो खुद से रोशन हो वो सितारा होता है। सूरज के अंदर अपनी इतनी तवानाई है कि वो खुद से जलता है। न जाने कितने हज़ार सालों से जलता आ रहा है और कब तक जलता रहेगा। ये तो बड़ी नई बात बता दी आपने सर जी। नई तुम्हारे लिए जमाल, दुनिया के लिए ये बातें पुरानी बातें हैं। अच्छा सर जी, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि दुनिया में एक सूरज नहीं है, कहीं लाखों करोड़ों सूरज हैं, और जो सूरज हमारी ज़मीन पे चमकता है वो हमारा सूरज है, बाकी के सूरज पराए हैं। वाह जमाल यार, क्या बात कह दी तुमने। हाँ 100% ऐसा ही है। सर अगर आप तंग नहीं आ रहे तो क्या एक सवाल और कर सकता हूँ? जमाल के बॉस ने हाथ के इशारे से इजाज़त दी। वो तो अपनी सोचों से डरता फिर रहा था। इस वक्त जमाल के साथ गुफ्तगू उसके दिमाग को पटरी पे लाने का बायस बन रहे थे। सर जी क्या वाकई इंसान ज़मीन से निकल कर खला में गया है? मेरी बेटी कहती है हो सकता है मुस्तकबिल में चांद वगैरह पर प्लॉट बराए फ़रोख्त लगने लग जाए। क्या ऐसा हो सकता है? मेरा दिल नहीं मानता। वो धीमे से मुस्कुराया और बोला, कोई बड़ी बात नहीं है। अमीर लोग पहले भी पैसे को खिलाने की खातिर नए नए शौक़ पालते हैं। बहरी जहाज़ खरीदते हैं, हवाई जहाज़ खरीदते हैं, जहाँ से हम आम लोग शॉपिंग करते हैं। उन मकामात को तो हाई क्लास लोग जानते ही नहीं हैं। उनके एक एक जूते के लिए ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ घर आकर माप लेकर जाती हैं। हाँ ऐसे लोग चांद पे प्लॉट ज़रूर खरीदेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर जी। माजू फ़कीर का बेटा आज भी टाट पे बैठकर पढ़ता है, क्योंकि हमारे गांव के स्कूल में फर्नीचर ही नहीं है। तो माजू क्या जाने कि दुनिया चांद सितारों पे जाने की बातें कर रही है। वो तो आज भी यही सोचता है घर पे जाने आज माँ के पास सब्ज़ी के पैसे भी हैं कि फिर चादरानी की मन्नत करके उनके खेत से कोई कद्दू टींडा मांगना पड़ेगा। पहले गरीब के नाम के साथ दाल का नाम आता था, पर सर जी अब दाल भी गोश्त के बराबर है। सर जी मेरे मुल्क का जवान इस फिक्र से निकलेगा तो चांद के ख्वाब देखेगा। एक और सच बताऊं सर जी? बोलो। मेरे मुल्क के जवान को आज कोई फ़िक्र नहीं है। सारी फ़िक्र वालदैन को है। फ़ीस की फ़िक्र, दाल रोटी की फ़िक्र, घर के किराए की फ़िक्र, बच्चों की शादियों की फ़िक्र, नए फ़ोन और महंगे कपड़े ख़रीद कर देने की फ़िक्र। क्योंकि आज का जवान हद से ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार है। अगर आज की नस्ल को कोई फ़िक्र है तो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की, और इन्हीं चक्रों में डिप्रेशन जैसे मर्ज़ का शिकार फिर रहे हैं। सर जी वो लोग कहाँ गए जो चादर देखकर पाँव फैलाते थे? घर में खुशहाली होती या नहीं, दिलो सोच में खुशहाली ज़रूर होती थी। अब गरीब से गरीब आदमी भी मोटरसाइकिल की सवारी करता है, चाहे मोटरसाइकिल की किस्तें अपनी हड्डियों को बेच कर दे।
मगर मुआशरे के नए मेयार के साथ मुकाबलाबाजी ज़रूर करनी है। उसकी नज़रों के सामने अपने बहन भाइयों की गृहस्थियाँ घूम गई। अगर ऐसा मकाम आया है जमाल, तो कसूर हमारा अपना भी है। बच्चे हमसे ही तो सीखते हैं। सर जी, आपको ऐसा कोई मसला पेश नहीं आना है। जिस तरह आप छोटे साहब के साथ वक्त गुजारते हैं वो आपसे बहुत करीब है। और सर जी, यहाँ पे नौकरियाँ करने से जहाँ मुझे अच्छी तनख्वाह मिली है, वहाँ पे मूसा बाबा के साथ आपका सलूक और इखलाक देखकर ये सीखा है कि औलाद के साथ कैसे उनके लेवल पे जाकर बात की जाए। 3 साल से मैंने अपने बच्चों के साथ अपना रवैया बदल दिया है। पहले वो मुझसे डरते थे, अब सर जी घर जाता हूँ तो एक एक के पास 10-10 कहानियाँ होती हैं। सारी रात गुजर जाती है मगर हम लोग बातें करते नहीं उकताते। मैं बहुत अच्छा बेटा नहीं रहा हूँ, अब अच्छा बाप बनना चाहता हूँ। अगर मेरे किसी अमल से तुम्हें कोई आसानी मिली तो मेरी खुशबख्ती है। सर, एक बात और मैं सोचता हूँ, अब बातें बहुत हो गई हैं, सितारों से हम बच्चों तक आ गए। बाकी फिर किसी वक्त मैं ऑफिस से बड़ी अहम फाइल लाया हुआ हूँ। कल दूसरी कंपनी के साथ मुआहिदा है और मेरे वकील ने जो शक्कें तैयार की हैं मुझे उनको फिर से पढ़ना है। जी सर जी, वक्त भी काफ़ी हो गया है। मुझे मूसा बाबा को स्कूल भी लेकर जाना है। मैं सो जाता हूँ। आपको कुछ चाहिए? वो फाइल खोल चुका था नफ़ी में सर हिलाते हुए। अपने पैर उठाकर मेज़ की सतह पे रखे, एक हाथ में कॉफ़ी का मग, दूसरे में कलम। सर के बालों से हवा अटखेलियाँ कर रही थी। अगली गली में अब भी म्यूज़िक बज रहा था। नुसरत फ़तेह अली खान कह रहे थे, हाज़िरी दर की है दाता तेरे इज़्ज़त मेरी, तेरे ही नाम का सदका है ये शौहरत मेरी, तेरा ही नाम है नुसरत का सहारा दाता, तेरे ही नाम के सदक़े से है नुसरत मेरी दाता पिया, अल्लाह करम अज कर दे। चाहते हुए भी वो अपनी तवज्जो फाइल पे मरकूज़ न रख सका। कवाली के बेट ने अपनी तरफ खींच लिया और वह बगौर अल्फाज सुनने लगा। तेरे दीवाने यहाँ मंगते पुराने यहाँ, साड़ी भी झोली अज भर दे दाता पिया, अल्लाह करम अज कर दे। जथे तेरा जिक्र नहीं दाता ओ दुनिया विच केड़ी थां वे, लकब तेरा फैज़ आलम अली हजवेरी तेरा नाम है, करम कमाना है बिगड़ी बनाना है, चर्चे सुने ने तेरे दर्द दे, अल्लाह करम अज कर दे। पैरों की आवाज़ पे चौंक कर मुड़ा तो सामने नज़र आते मंजर ने होंठों पे मुस्कुराहट दौड़ा दी। जमाल सिटिंग रूम में धमाल डाल रहा था। दाता पिया अल्लाह करम अज कर दे, दाता तेरे दर ते आके सर खाकी दा झुक जांदा है, रोज़ा तेरा देख के दाता हिजर दा पैंडा मुक जांदा है, मौला तेरी मंदा जानी तू पंचतन दा, दुनिया दे शाह तेरे बर दे, अल्लाह करम अज कर दे। तो ये थी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। ओह माय गॉड, मैंने आज 5 एपिसोड रिकॉर्ड किए हैं और आप लोगों को 5 दिन में मिली हैं, बट मैंने एक ही दिन में पढ़ी हैं और मैं थक भी गई हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा इसको कंप्लीट करने का। लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ होपफुली कि मैं एक और एपिसोड रिकॉर्ड कर पाऊँ, बट बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि 1 बजने वाला है और मेरी पिटाई होगी अगर मैं और पढ़ूँगी और मुझे नमाज़ भी पढ़नी है। तो खैर, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।